Hey everyone, welcome back my channel Law Knowledge with KD. I hope guys you all are doing well and staying safe. So आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 5 मेजर केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे विद एन इंटरेस्टिंग वे, और वीडियो के एंड में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ और इम्पॉर्टेंट केसेस को क्विकली गो थ्रू करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइज़, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1872 में और इसे बनाया था ब्रिटिशर्स ने। और इस एक्ट को बनाते टाइम उनके पास इंस्पिरेशन के लिए क्या था? तो इंस्पिरेशन के लिए गाइज उनके पास थे इंग्लैंड के जो एग्जिस्टिंग लॉज थे वो सब था। तो इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो मेजॉरिटी ऑफ लैंडमार्क केसेस हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ लीडिंग केसेस हैं, वो भी इंग्लिश केसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स डिस्कशन। पर पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ और आपसे क्वेश्चन करती हूँ। तो पहले केस में गाइज़ मैं अपने फ्रेंड को कॉल करती हूँ और ये कहती हूँ कि आज शाम को 7 बजे हम खाना खाने के लिए मिलते हैं और बाहर चलेंगे, और फिर मैं नहीं जाती हूँ। सेकंड केस में मैं अपने कस्टमर से एक ऑर्डर लेती हूँ और ये कहती हूँ कि आज आपका सामान मैं 3 दिन में डिलीवर करवा दूँगी, और डिलीवर फिर किसी रीज़न से नहीं करवा पाती। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों केसेस में से कौन सा केस कॉन्ट्रैक्ट होगा और किस केसेस में मुझ पे ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि मैं अपने प्रॉमिस को फुलफ़िल करूं। सो गाइज़, यही डिस्कशन शुरू हुआ था बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर के केस में। तो यहाँ पे नाम सुन के, सरनेम सुनकर आपको एक दिमाग में बात तो आई होगी कि सरनेम सेम किसके होते हैं, या तो भाई बहन के होते हैं या फिर हस्बैंड वाइफ के होते हैं। तो गाइज़, ये था केस हस्बैंड और वाइफ के बीच में। इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ रहने वाले होते हैं सिलोन की, मतलब कि श्रीलंका के, और छुट्टियां मनाने के लिए वो लोग जाते हैं इंग्लैंड में। और इंग्लैंड हॉलीडेज़ ख़त्म होने के बाद जब इंग्लैंड से सिलोन वापसी की बात आती है तो वाइफ की तबीयत जो है ख़राब हो जाती है बहुत, और उन्हें एक एडवाइस मिलती है कि वो कुछ दिन और इंग्लैंड में ही रुक जाएँ और वापस सिलोन ना जाएँ। तो वहाँ पे हस्बैंड को कुछ काम होता है तो उसे सिलोन वापस जाना पड़ता है और वाइफ इंग्लैंड में ही रहती होती है। तो इस बात पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक अरेंजमेंट होता है कि मिस्टर बॉल्फर जो है मिसेस बॉल्फर को एज अलाउंस, एज मेंटेनेंस हर महीने 30 पाउंड भेजा करेंगे। ये जो मेंटेनेंस था, ये जो अरेंजमेंट था, ये कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, पर आगे चलते दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते गए और ये डिफरेंसेस बढ़ते बढ़ते दोनों में सेपरेशन हो गया। तो किसी वजह से मिस्टर बॉल्फर 30 पाउंड्स का जो अलाउंस पे करते थे उन्होंने वो भेजना बंद कर दिया। तो मिसेस बॉल्फर ये केस फाइल करती हैं बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर 30 पाउंड वाले उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो गाइज़, अब आप मुझे बताइए कि बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर का ये जो केस है ये मेरे फर्स्ट एग्जांपल से रिलेट करता है या फिर हमारे सेकंड एग्जांपल से रिलेट करता है। तो कोर्ट ने इसमें कहा कि इस केस को डिसमिस कर दिया, और लॉर्ड ने कहा कि 2 लोगों के बीच में बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं होता कि सारे अरेंजमेंट्स जो है एग्रीमेंट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बने। जैसे कोई भी इंसान ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पे ये नहीं कहेगा कि जो अरेंजमेंट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हैं। लाइक दोस्तों के बीच में और हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, तो ये थोड़ा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अरेंजमेंट्स करते वक्त दोनों के बीच में कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करें। एक और बात गाइज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पर भी ये नहीं कहता कि ऑफ़र करते टाइम, एक्सेप्टेंस करते टाइम या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम दोनों पार्टीज़ के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन एंटर करने का इंटेंशन होना चाहिए। पर जो हमारा इंग्लिश लॉ है इस पॉइंट पे बहुत क्लियर है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉमन इंटेंशन होना चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन में एंटर कर रहे हैं। तो इसी सब्जेक्ट मैटर का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन का ये लैंडमार्क केस था हमारा बॉल्फर वर्सेस बॉल्फर का। सेकेंड जो हमारा केस है वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, और ये केस हमारे रिलेट करता है कम्युनिकेशन के टॉपिक से। तो इस केस से सब पहले भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए गाइज ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि अगर कोई इंसान इस स्विमिंग पूल को 10 मिनट्स में पूरा क्रॉस कर लेता तो मैं उसे 1000 रुपीज़ पे करूँगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि 2 दोस्त होते हैं, वो स्विमिंग पूल के पास बैठे होते हैं जिन्होंने मेरा ऑफ़र सुना नहीं होता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मस्ती करते करते उसे धक्का दे देता है स्विमिंग पूल में, और वो जो जिसे धक्का दिया जाता है वो दोस्त अपनी जान बचाने के लिए उस पुल को 5 मिनट में क्रॉस कर देता है, 5 मिनट में उस पूरे पुल को कवर कर लेता है। तो क्या मुझे उसे 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे? चलिए जानते हैं हमारे इस केस में। तो गाइस, सबसे पहले इस केस में पार्टीज़ को जान लेते हैं। प्लेंटिफ है लालमन शुक्ला एंड डिफेंडेंट है गौरी दत्त।
तो जो लालमन शुक्ला है वो गौरी दत्त के सर्वेंट भी हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि गौरी दत्त का जो नेफ्यू होता है वो घर छोड़ के भाग जाता है। तो गौरी दत्त लालमन शुक्ला को अपने सर्वेंट को ये कहते हैं कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेके आओ। जैसे ही लालमन शुक्ला उसके नेफ्यू को ढूंढने निकलता है, वैसे ही गौरी दत्त बहुत सारे पैम्पलेट्स बंटवा देता है और ये कहते हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसे वो 501 रुपीज़ का रिवॉर्ड देगा। ठीक है। अब इन सब चीज़ों से अनजान लालमन शुक्ला गौरी दत्त के जो नेफ्यू थे उनको ढूंढ लेता है और इसके बारे में इंस्टेंट जो है गौरी दत्त को इन्फॉर्म भी कर देता है। तो इन सब चीज़ों के बाद लालमन शुक्ला को इस रिवॉर्ड का पता चलता है गाइज, और वो इस रिवॉर्ड को क्लेम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक केस फाइल किया, लालमन वर्सेस गौरी दत्त। अब देखते हैं कोर्ट में इस क्या हुआ। सेम कोर्ट ने गाइज इस केस को भी जो है डिसमिस कर दिया और जस्टिस बनर्जी ने ये कहा कि इस रिवॉर्ड को आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। जब आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यानी कि इस ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं थी तो आप इसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, और जब आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप दोनों में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही कैसे सकता है। तो इस केस में हमने जाना कि कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफ़र कि ऑफ़र के बारे में नॉलेज होना नेसेसरी है। ठीक है। सो नेक्स्ट केस है हमारा गाइज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है। तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ लेते हैं, देखते हैं। जैसे कि एक शैम्पू की कंपनी है और ये एडवर्टाइजमेंट करती है कि अगर आप हमारी कंपनी का शैम्पू यूज़ करते हैं तो इससे हेयर फॉल नहीं होगा। तो हम आपको अगर हेयर फॉल हो भी जाता है तो हम आपको 1000 रुपीज़ देंगे। तो इस केस में इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए आप एक नोट लिखेंगे कि हम आपका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या आप करोगे ऐसा? क्या कोई भी ऐसा करेगा? चलिए जानते हैं इसका आंसर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के केस में। तो कार्लिल यहाँ पे प्लेंटिफ है गाइस और कार्बोलिक स्मोक बॉल डिफेंडेंट यानी कि कंपनी है गाइस। एक कंपनी होती है जो कार्बोलिक स्मोक बॉल का एक कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है और ये कहती है कि अगर कोई भी हमारा कार्बोलिक स्मोक बॉल उनके जो प्रोडक्ट है अगर आप उसे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज़ करें, इसके बाद भी अगर आपको कोई इन्फ्लुएंजा होता है या फिर कोल्ड जैसी बीमारी कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। और अपने इस एडवर्टाइजमेंट में अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए वो ये भी कहते हैं कि हमें अलायंस बैंक में 100 पाउंड जमा भी करवा दिए हैं। तो अब क्या होता है कि कार्लिल उनके इस एडवर्टाइजमेंट को देख के कार्बोलिक स्मोक डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में उन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी वो कॉन्टैक्ट में आ जाती है बीमारियों के, तो वो दी हुई इस कंपनी से 100 पाउंड का ये रिवॉर्ड क्लेम करती है, जिसके लिए वो केस फाइल करती हैं कि जो कि केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। अब आपको लालमन शुक्ला का केस भी पता है गाइस और मेरा शैम्पू वाला एग्जांपल भी पता है। तो इसमें आप मुझे बताइए कि इस केस में क्या होगा। चलिए आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं इस केस में डिफेंडेंट की कंपनी की जो आर्ग्यूमेंट्स थे कि क्यों उन्हें ये रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए वो ही मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो हमारा ऐड थी ये बहुत ही वेग थी, इसमें कोई टाइम लिमिट ही नहीं सेट की गई थी कि कब तक आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, कब आप इस डिसीज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐड बहुत वेग थी। दूसरा उन्होंने कहा कि प्लेंटिफ के साथ हमारा कोई लीगल ऑब्लिगेशन एंटर करने का कोई इरादा ही नहीं था। देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल ऑब्लिगेशन विद द प्लेंटिफ। तो ये ऐड जो थी ये पफिंग एडवर्टाइजमेंट थी जिससे सिर्फ ऑडियंस गैदर करने का तरीका था। इस ऐड के पीछे कोई सीरियसनेस थी नहीं, कोई ऑब्लिगेशन एंटर करने का कोई इरादा ही नहीं था। तीसरा आर्ग्यूमेंट देते हुए कंपनी ने कहा कि हमारा जो ऑफ़र है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ है ही नहीं, ना ही ये प्लेंटिफ ने उसके अपना एक्सेप्टेंस हमें कम्युनिकेट किया था, और ना ही इस चीज़ में हमारी कोई कंसिड्रेशन है। तो इन तीन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर कंपनी ने कहा कि हमें प्लेंटिफ को रिवॉर्ड देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब कोर्ट ने यहाँ कहा कि ये एक वेज ऑफ़र नहीं था बल्कि एक डेफिनेट ऑफ़र है, क्योंकि कंपनी ने ही अपने एडवर्टाइजमेंट में ये कहा था कि कार्बोलिक स्मोक बॉल यूज़ करते वक्त अगर आप किसी डिसीज़ से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसका मतलब ये एक डेफिनेट ऑफ़र है। सेकंड कोर्ट ने कहा कि आपने ऐड में कहा है कि हमने अलायंस बैंक में 100 पाउंड जमा करवा भी दिए हैं, तो ये लिखना इस ऐड में अपनी सीरियसनेस दिखाता है, तो आप इसे वेग ऐड नहीं कह सकते। थर्ड उन्होंने कहा, इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर
कंपनी को ये प्रॉब्लम आ रही है कि लोग इनके प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर रहे हैं या फिर कैसे डिसीज़ से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये कंपनी कैसे ट्रैक कर सकती है, तो ये कंपनी की प्रॉब्लम है। जब आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, जब आपने रिवॉर्ड दिया, तो यू वांटेड पीपल टू ऐड ऑन इट। तो अब कंपनी को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये कंपनी की प्रॉब्लम है और कोर्ट और लॉ इसमें कुछ नहीं कर सकते। तीसरा और इस केस का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये था कि जनरली अगर कभी भी आपको कोई ऑफ़र मिलता है तो ना तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होता और बल्कि उसे कम्युनिकेट भी करना होता है। और अगर कोई इंसान अपने ऑफ़र में एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली कह दे कि ऑफ़र में प्रपोज़ल में जो भी कंडीशन दी गई हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफ़िल कर लो तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन इज़ द सफिशिएंट एक्सेप्टेंस विदाउट नोटिफिकेशन। सो गाइज़, ये थे आज के हमारे 3 इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बाकी के जो 2 केसेस हैं आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि पार्ट 2 होगा इसी का। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और उस वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। और मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।